नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। तो हेडलाइंस तो हमने आपको दिखा दी। आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर, आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त का ऐलान कर दिया गया है और अब कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म हो गया है। वहीं रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर अब 74% कर दिया गया है। इसके साथ ही आज राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की और छत्तीसगढ़ की तारीफ की है। तो अब तक की बड़ी खबरें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ये तमाम आज की बड़ी खबरें हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे दूसरी खबरों की। बड़ी खबर कटनी से मिल रही है। संत देव प्रभाकर शास्त्री जी दद्दा जी की हालत नाजुक बताई जा रही है। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली से उन्हें जबलपुर लाया जा रहा है। जबलपुर से उनके पैतृक गांव कुडो उनको ले जाया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की हालत नाजुक बनी हुई है। एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली से जबलपुर लाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विकास से। विकास, दद्दा जी की तबीयत नाजुक बताई जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो देव प्रभाकर शास्त्री जी हैं और बहुत महान और वो गुरुदेव भी थे और उनके संपर्क में नेता, प्रतिनेता और अभिनेता भी इनके शिष्य थे और इनसे हमेशा ही इनके आशीर्वाद लेने ये पहुंचते थे। और आज अचानक ये पता चला कि दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था, जहां से उन्होंने डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो उनको एयर एम्बुलेंस के द्वारा वेंटिलेटर पर पहले जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में लाया जाएगा, फिर वहां से बाई रोड कटनी लाया जाएगा। कटनी से फिर उनके पैतृक गांव जो कि बौरीबंद तहसील में आता है, कूड़ो गांव, वहां ले जाया जाएगा। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विकास आपका। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में यह आंकड़ा 4600 के पार हो गया है और जल्द ही अब 4300 तक होने वाला है, जबकि अब तक 242 मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि कोरोना मरीजों की ठीक होने की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। प्रदेश में कोरोना के अब तक 2301 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज इंदौर में हैं। यहां अब तक 2378 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 99 मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि 1100 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इंदौर में कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि कोरोना के आंशिक लक्षण होने पर भी लोगों को भर्ती कर इलाज किया जाए। वहीं भोपाल में अब तक 926 सामने आ चुके हैं मरीज और इनमें से 35 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 525 मरीज ठीक हो चुके हैं। आज ही 32 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी हुई है। खास बात यह है कि मरीजों में 60 साल की उम्र के 5 लोग भी शामिल हैं। भोपाल में अब तक 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले 50 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने भोपाल गैस पीड़ित जिनकी मेडिकल हिस्ट्री रही है, ऐसे लोगों से जांच कराने की अपील की है। बात जबलपुर की करें तो यहां कोरोना का 1 मरीज सामने आया है, जबकि 10 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। जबलपुर में अब तक सामने आए 175 मरीजों में से 95 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर में भी 86 साल के बुजुर्ग समेत कोरोना के 5 मरीज ठीक हुए हैं। इधर टीकमगढ़ में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं मंदसौर में कोरोना से 1 महिला की मौत की पुष्टि की गई है। जिले में अब तक 60 मरीजों में से 5 की मौत हो चुकी है, जबकि 21 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो अलग अलग जिलों में कोरोना के क्या आंकड़े हैं ये हमने आपको बता दिया। अब आपको कुल बताते हैं कोरोना मीटर के जरिए कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 4600 के पार यह आंकड़ा हो गया है। हालांकि रिकवरी रेट लगातार सुधर रही है। 2301 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं जो मौत का आंकड़ा है वो 242 तक जा पहुंचा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच शनिवार को इंदौर कलेक्टर ने स्वास्थ्य, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की नेहरू स्टेडियम में बैठक ली। इसमें अपर सीएमएचओ संतोष वर्मा को जमकर फटकार लगाई गई। तो वहीं कोरोना रोकथाम में लगी अलग अलग टीम को निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। थोड़ी सी भी आशंका होने पर संभावित मरीजों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, इनकी सैंपल लिए जाए, ताकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी इन मरीजों से किसी अन्य व्यक्ति को ज्यादा खतरा ना हो। आगामी दिनों में और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। लॉकडाउन में धीरे धीरे थोड़ी राहत दी जाएगी।
जो आरआरटी के डॉक्टर्स हैं, जो सर्वेलेंस के डॉक्टर्स हैं, हम लोग सब इकट्ठे होते हैं और हम लोग जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो क्या स्थिति चल रही है, सर्वे टीम्स कैसा काम कर रही हैं, कौन सा क्षेत्र सुधर गया है, किस क्षेत्र में ध्यान देना है, तो उसी सब क्षेत्रों का रिव्यू होता है पूरा इसमें। और उसी में जैसे आज हम लोगों ने जो बात की, जो गवर्नमेंट को सर्कुलर्स भी आए थे उसके बारे में बात की कि किस प्रकार से येलो अस्पतालों से कोई अगर कुछ सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं येलो अस्पताल के सस्पेक्टेड केसेस में, तो इमीडिएटली उनको अरविंदो या जोइथरा में अगर पेइंग कैपेसिटी शिफ्ट किया जाए, अरविंदो मुफ्त में इलाज हो रहा है। लॉकडाउन में किसानों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन खरीदी केंद्रों में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी उपज का 10 से 15 दिनों में भुगतान किया जा रहा है। कई किसानों के खरीदी का मैसेज आने के बाद भी उपज बेचने में 8 से 10 दिन लग रहे हैं। केंद्रों में जगह नहीं होने के कारण किसानों को वापस लौटाया जा रहा है। गेहूं खरीदी के लिए इंदौर जिले में करीब 10 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी तरफ किसानों को मानसून की चिंता सता रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि परिवहन की वजह से दिक्कतें आ रही है, लेकिन इसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। 30 मई तक जिले में गेहूं उपार्जन का काम पूरा हो जाएगा। 9 मई का मैसेज आया हुआ है, लेकिन अभी तक मेरा गेहूं यहाँ पर तुला नहीं है। जब भी यहाँ पर मैं पूछने के लिए आ रहा हूँ तो यही बताया जा रहा है कि माल ज़्यादा स्टॉक होने के कारण आपका माल अभी नहीं तुलेगा, आप अभी ट्रैक्टर नहीं लाएं। मेरे पास लगभग 300 कुंटल गेहूँ और 3 खाते के लगभग बाकी है और जगह नहीं होने के कारण ये बोल रहे हैं कि भले मैसेज आ गया, हम आपका माल नहीं तुलवा सकते। ट्रांसपोर्टर था, उसके ट्रक डाइवर्ट हो गए थे रैक से खंडवा खरगोन पे यूरिया सप्लाई करने में। कल मैंने वो बंद करा दिया है। मैंने बोला है कि सारा परिवहन होगा, जैसे ही वेयर हाउसिंग में जाएगा सामान, किसानों को पेमेंट तभी हो पाता है, वो जल्दी हो जाएगा। और तुलाई का मोटा हमने कल रिव्यू किया था, ठीक है कुछ केंद्रों पे तौल कांटे बढ़ाने हैं तो कांटे बढ़ रहे हैं आज, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं 30 मई तक उपार्जन पूरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। भीतरघात से बचने के लिए कांग्रेस ने चंबल में अपना फरमान जारी कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक थे और सिंधिया की बीजेपी ज्वाइन करने के दौरान सोशल मीडिया पर सिंधिया के साथ जाने की बात कही थी, वो 3 दिन में अपना रुख साफ कर दे या फिर पार्टी से इस्तीफा दे दे। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वो संगठन का नए सिरे से विस्तार करने जा रही है। इधर कांग्रेस के फरमान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि चंबल में तो अब कांग्रेस है ही नहीं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने दावा किया है कि उपचुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी होगी। क्षेत्र के मतदाता उनके जनाधार को बेचने वालों को सबक सिखाएगा। आप लोग पार्टी में निष्ठा रखते हो, पार्टी के साथ हो, तो आप खुलकर पार्टी के साथ आएं। जिस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपने सिंधिया के साथ जाने की बात कही, या तो आप अपना इस्तीफा देकर पार्टी से बाहर जाएं। आप भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, सिंधिया जी के साथ जाना चाहते हैं तो सिंधिया जी के साथ जाएं। नहीं जाना चाहते तो आप पार्टी के साथ रहें, पार्टी के लिए अपनी भावना को स्पष्ट करें। किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह से लोगों को कि सरकार गिराने में किस तरह से लोगों को पैसे दिए गए, किस तरह से लोगों को उन्होंने, जनता भी अच्छे से समझती है कि उन्होंने जनता के मत को बेचने का काम किया है। तो जनता के बीच में जब जाएंगे, इन्हीं को अगर टिकट दिए गए, जनता के बीच में जब जाएंगे तो सबको पता लग जाएगा क्या स्थिति है। जो पार्टी स्वयं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही हो, प्रदेश अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही हो, वो जिले स्तर पर क्या सर्जरी करेगी? सच्चाई ये है कि जो लोग सिंधिया जी के समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस के सामने विडंबना ये है कि कर्मठ कार्यकर्ता लाए तो लाए कहां से, क्योंकि डूबते हुए जहाज पे यात्री सफर नहीं करते। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर की यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों से चर्चा की, जहां उन्होंने आगामी समय में पढ़ाई और पाठ्यक्रम में तकनीक के प्रयोग को लेकर बात की। राज्यपाल ने कहा कि आने वाले सत्र में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नई तकनीक के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार कराएं और इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। इस दौरान कुलपतियों ने बताया कि बची हुई परीक्षाओं को 1 महीने में पूरा कराने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को किसान हितैषी बताया है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार किसानों के हित में फैसला ले रही है। मंडी एक्ट में संशोधन किया गया है ताकि किसानों को लाभ मिले। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अब घर बैठे व्यापारियों को अपना फसल बेच सकते हैं। वहीं अब किसानों से प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल चना के स्थान पर 20 क्विंटल चना खरीदा जाएगा। इसी प्रकार 13 क्विंटल के स्थान पर 20 प्रति क्विंटल हेक्टेयर के हिसाब से सरसों की खरीदी की जाएगी।
15 की जगह जितना उत्पादन उतना खरीदेंगे, लेकिन मैक्सिमम 20 कुंटल। और सरसों जो 13 कुंटल खरीद रहे थे, जब मैं मंत्री बना तो उसका 18 कुंटल कर दिया था भिंड मुरैना में, लेकिन मैंने कहा कि सब जगह किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने सभी जगह 20 कुंटल का कर दिया है, हमने मांग दिया। और इसलिए किसानों को सरसों में 350 करोड़ और चने में 450 करोड़ से भी ज्यादा लाभ होगा। इस प्रकार 750 करोड़ अतिरिक्त किसानों को पैसा मिलेगा। मजबूरी और मुसीबत के मारे मजदूरों के हिस्से में एक बार फिर से मौत आई है। सागर के बंडा के पास एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ, जहां मजदूरों से भरा एक ट्रक पलट गया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद मौके की जो तस्वीरें आई वो विचलित कर देने वाली हैं। साथ ही कई सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर कब तक मजदूर इसी तरह मारे जाते रहेंगे। मजदूर, मजबूरी और मौत। तस्वीरें ऐसी है कि आपका दिल भर आएगा, पलकें भीग जाएगी। अपनी माँ के पास बैठे इस बच्चे को उम्मीद है कि उसकी माँ उठेगी, उसे गोदी मिलेगी और घर की ओर चल देगी। लेकिन ये मासूम नहीं जानता कि इसके सिर से माँ का साया उठ गया है। वो अब नहीं उठेगी। पत्थर दिल भी पसीज जाएगा इन मासूमों की पीड़ा देखकर, इन बच्चों की तड़प देखकर। तस्वीरें सागर और छतरपुर जिले की सीमा की है। सागर के बंडा के पास मजदूरों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि कई मजदूर घायल हैं। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। घायलों का बंडा के अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि मुसीबत के मारे मजदूरों के हिस्से में कब तक मौत आएगी? आखिर क्यों कोई इनकी सुध नहीं लेता? आखिर कब तक मजदूर यूं ही मारे जाते रहेंगे? सागर से उमेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। नागरिक उड्डयन विभाग ने लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन का प्लान तैयार कर लिया है, जिससे कमर्शियल और पैसेंजर उड़ानें शुरू की जा सकेगी। इसके लिए खास तैयारियां की गई है। जरूरी जांच और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो, इसकी भी पूरी योजना बनाई गई है। भोपाल एयरपोर्ट पर क्या और कैसी है प्लानिंग? एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर अनिल कुमार ने IBC 24 पर इसका डेमो दिया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान में कोविड-19 के खतरे के बीच में एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं राजा भोज एयरपोर्ट पर, और यहां पर एयरपोर्ट डिपार्टमेंट ने, एयरपोर्ट के तमाम अफसरों ने खास इंतजाम किया है ताकि पैसेंजर्स को के ज़रिए किसी तरीके का संक्रमण कम से कम एयरपोर्ट पर ना फैले और किसी इन्फेक्टेड पैसेंजर की वजह से कोई दूसरा पैसेंजर परेशान ना हो। मेरे साथ पूरे इस व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए एयरपोर्ट के डायरेक्टर अनिल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये खास इंतज़ाम किए हैं। सबसे शुरुआत में अगर मैं बात करूँ तो फुट स्टेप की मार्किंग यहाँ दिख रही है। जी हाँ, आप अभी मैं आपको दिखाऊँगा। अपने हवाई अड्डे पर कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग्स प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो एयरपोर्ट पर होते हैं। उन प्रोसेसेस को हम लोगों ने कॉन्टैक्ट लेस बनाने की कोशिश की है, वो मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। हाँ, जैसे ये मान लीजिए आपने बताया ये पैसेंजर हैं, इनको किन किन तरीक़ों से फॉलो करना होगा अपनी यात्रा कंप्लीट करने के लिए? ये पैसेंजर जब यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले उनको प्रोसीड करना होगा ये डिसइंफेक्शन बॉक्स की तरफ। उस डिसइंफेक्शन बॉक्स में वो अपने बैगेज को रखेंगे। वहाँ पर हमारा एक स्टाफ होगा जो कि बैग को डिसइंफेक्ट करेगा। उसके साथ ही एक हेल्थ ऑफिशियल्स की एक मेडिकल इंस्पेक्शन टीम रहेगी जो कि पैसेंजर का थर्मल स्कैनिंग करेगी और साथ ही वहाँ पर उनका हेल्थ स्टेटस फॉर्म भी फिलअप कराएगी। इसके बाद यात्री को CISF ऑफिशियल के पास जाना है, जहाँ पर वो अपना टिकट एंड ID कार्ड चेक कराएंगे। CISF वहाँ पर हम लोगों ने कैमरा की व्यवस्था की है। आप सामने देखेंगे हम लोगों ने एक स्क्रीन भी प्रोवाइड कराई है सो दैट पैसेंजर और CISF के बीच कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। हालांकि ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, सो
आई कांटेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ कैमरा भी प्रोवाइड किया है, सो दैट कैमरा में देख के CISF ऑफिशियल ID और टिकट को अच्छे से चेक कर सकते हैं। यदि सब कुछ ठीक है तो CISF ऑफिशियल पैसेंजर को अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे। ये आप एक एक्सरे मशीन यहाँ पर देख रहे हैं, साथ में ये डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर भी होता है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है रैंडम स्क्रीनिंग पॉइंट। नॉर्मल समय में यहाँ पर 10% पैसेंजर्स की रैंडम स्क्रीनिंग की जाती है, उनके बैगेज एक्सरे मशीन में डाला जाता है और उसको चेक किया जाता है। लेकिन अभी CISF के पास ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर रैंडम स्क्रीनिंग बढ़ाई जाए, सो दैट वो पैसेंजर के लगेज को यहीं पर रीअरेंज करा सकें। ऐसे लगेज जो कि हैंड लगेज में ऐसा कोई सामान है जिसको आप केबिन लगेज में नहीं ले जा सकते, तो उसको रजिस्टर्ड लगेज में वो शिफ्ट करा पाएंगे, सो दैट सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर वहाँ ज़्यादा रश ना हो। तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद पैसेंजर एक्सरे मशीन पर जाएंगे अपना रजिस्टर्ड लगेज को चेक कराने के लिए, जो कि एयरलाइन के द्वारा चेक किया जाता है। एयरपोर्ट के बाहर और अंदर फ्लोर पर निशान बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। यात्रियों का लगेज इस तरह से सैनिटाइज होगा। फिर पड़ोस में ही बने मेडिकल काउंटर पर यात्री की स्क्रीनिंग होगी। यहां एक फॉर्म भरकर अपनी डिटेल भी देनी होगी, जिसमें पिछले 28 दिन की यात्रा और बीमारी का जिक्र होगा। इसके बाद यात्री को अपना टिकट CISF के काउंटर पर लगे कैमरे की तरफ दिखाना होगा, जिससे CISF का जवान अंदर जाने की परमिशन देगा। फिर स्कैनर से यात्री के सामान की रैंडम जांच होगी। इसके बाद ही उसे काउंटर से बोर्डिंग पास मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक विशेष प्रबंध किया है ताकि पैसेंजर और जो चेक इन स्टाफ है उसके बीच कोई कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट ना हो। एक स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्क्रीन का प्रोविज़न हम लोगों ने किया है। साथ ही साथ जो बोर्डिंग कार्ड प्रिंटर है एंड बैगेज टैग प्रिंटर है, उसको भी हम लोगों ने रीऑर्गेनाइज किया है, उसको फेसिंग टुवर्ड्स पैसेंजर किया है। पैसेंजर जो बोर्डिंग कार्ड प्रिंट होगा, पैसेंजर खुद उस बोर्डिंग कार्ड को कलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो बैगेज टैग भी प्रिंट होगा, उसको भी पैसेंजर खुद अपने हाथों से कलेक्ट करेंगे। स्टाफ उनको टच नहीं करेगा। पैसेंजर को खुद ही अपना बोर्डिंग जो बैगेज टैग है उसको बैग पर अफिक्स करना होगा। तो यहाँ पर एक ये रहेगा कि पैसेंजर और स्टाफ के बीच कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो एक तरह से हम लोगों ने इसको कांटेक्टलेस प्रोसेस बनाने का प्रबंध किया है। वैसे भोपाल एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास और लगेज टैगिंग के लिए 14 काउंटर हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर सिर्फ 7 काउंटर चालू करने का प्लान तैयार किया गया है, ताकि एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी बनी रहे। इस वक्त हम एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के एम्बार्किंग सेक्शन में हैं। हमारे साथ अनिल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब क्या प्रोसेस होगी इसके बाद? देखिए, यहाँ पर हम लोग प्री एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक के गेट पर, एंट्री गेट पर खड़े हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग की है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी लंबा मार्किंग किया है। यदि यात्री कम होंगे तो हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं। पैसेंजर यहाँ से जाएंगे एंड जो CISF ऑफिशियल गेट पर खड़े होंगे उनका अपना बोर्डिंग कार्ड प्रदर्शित करेंगे। यहाँ भी एक दूसरे के संपर्क में पैसेंजर और CISF के जवान नहीं आएंगे। जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हम लोगों ने एक स्क्रीन प्रोवाइड की है और यात्री और CISF स्टाफ के बीच कोई कांटेक्ट नहीं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह सुनिश्चित किया है कि इस पूरी व्यवस्था के बीच पैसेंजर कहीं भी एयरपोर्ट के कर्मचारी या CISF के जवानों के संपर्क में नहीं आ सकेगा, ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। जाहिर है लगातार हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना
और कोविड-19 का कहर जारी है। ऐसे में हर महकमा ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से संक्रमण की चेन को ब्रेक किया जाए, या फिर जिस संस्थान में या जिस प्रीमाइसेस में ये सब काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर कम से कम संक्रमण का खतरा कम से कम हो। और ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खास इंतज़ाम एयरपोर्ट में किए हुए हैं। आपने देखा किस तरीके से पैसेंजर जब एंटर होगा एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में और अपनी टिकट से लेकर अपना तमाम स्वास्थ्य की जांचें करवाने के बाद बोर्डिंग पास लेने तक आपने देखा किस तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करना होगा और किस तरीके से सख्ती के साथ ये सारी जांचें होंगी। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की कोशिश है कि कम से कम एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट के कर्मचारियों, अधिकारियों में संक्रमण ना फैले, साथ ही साथ पैसेंजर भी सुरक्षित रहें। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से भोपाल एयरपोर्ट अपने फ्लाइट्स ऑपरेशंस के साथ, अपने प्लानिंग के साथ पूरी तरह से तैयार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।